हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें यह देखा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कहा भी जाता है कि कोई भी एग्जाम को यदि आपको क्लियर करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लीजिए। उनकी पुस्तक से एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालकर उसे अच्छी तरीके से रट लीजिए। यदि आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पार कर लेना, उसे सफलता प्राप्त कर लेना आपके लिए कहीं से भी कठिन नहीं होगा। मैं पहले भी आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो है। इसमें कुल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे और ये 20 प्रश्न बार बार एग्जाम में दोहराए जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न बार बार आए भी हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 2 से 3 बार देख लेने से ही आपको ये सारे प्रश्न के उत्तर अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं। अध्याय साहित्य के इतिहास की अवधारणा। हमने इनके प्रश्नों को अलग अलग अध्याय करके बांट दिया है। सबसे पहला है प्रश्न 1। इसमें है आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास क्या है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास आखिर है क्या। तो उन्होंने ऑप्शन दिया है। यहाँ पर ऑप्शन है जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास, राजाओं का इतिहास, केवल कवियों का जीवन वृत्त, भाषा का विकास क्रम। तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ा तब हम लोगों ने पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास, ये दोस्तों सही उत्तर है हमारा। ये आप लोग हर समय याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है जनता की चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आखिर उनका प्रकाशन कब किस वर्ष हुआ, इसके बारे में प्रश्न है। ऑप्शन है 1920, 1938, 1929, 1945। इसका सही जवाब होगा 1929। इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 3। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल, मतलब जिसे आदिकाल कहा जाता है, वीर गाथा काल की समय सीमा क्या मानी है। तो आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा मानी है। ऑप्शन है यहाँ पर संवत 1050 से 1375 तक, संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1700 से 1900 तक, संवत 1900 से अब तक। तो उन्होंने वीर गाथा काल का समय माना है संवत 1050 से 1375। यहाँ हमारा उत्तर दिया हुआ है संवत 1050 से 1375 तक। प्रश्न 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को क्या नाम दिया है। ऑप्शन है संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमाश्रयी शाखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना। शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, धनानंद। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। चिंतामणि को क्यों माना उन्होंने, क्योंकि उनके द्वारा जो रचित काव्य हुई उसके माध्यम से ही अखंड परंपरा चली थी रीतिकाल की। उससे पहले 50 साल पहले केशवदास ने उसी तरह की रचना की थी, लेकिन उसके बाद 50 साल तक वैसी कोई रचना नहीं मिली। लेकिन फिर चिंतामणि हुए, चिंतामणि ने जब अपनी रचना की तो उसके बाद फिर उनके जैसे रचना करने वालों की एक पूरी की पूरी परंपरा चल पड़ी। इसलिए रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को ही माना जाता है।
प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में शुक्ल जी ने किस पद्धति का उपयोग किया है? बहुत 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 ही ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में शुक्ल जी ने किस पद्धति का उपयोग किया है? ऑप्शन है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। इसका सही उत्तर होगा विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करके शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, ये आप लोग याद रखेंगे। और विधेयवादी पद्धति के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो पद्धति है ये सबसे अधिक वैज्ञानिक और प्रामाणिक पद्धति मानी जाती है। इसका प्रयोग करने से यदि इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक ग्रंथ भी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस ग्रंथ की सबसे अधिक सहायता ली थी? आचार्य शुक्ल ने जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसे लिखने में किस ग्रंथ की उन्होंने सबसे अधिक सहायता ली थी? ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद इस ग्रंथ की सबसे अधिक सहायता ली थी अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में। शुक्ल जी के कवियों के परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से लिए थे। मतलब शुक्ल जी ने जो अपने ग्रंथ में कवियों का विवरण दिया है, उनकी परिचय दी है, वो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिया था। प्रश्न संख्या 8, शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? तो शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? यहाँ ऑप्शन है सधुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। तो शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को ब्रज भाषा और अवधी भाषा ये तो कहा ही नहीं। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं साधुकड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी, क्योंकि कबीरदास की भाषा को दोनों ही कहा जाता है, साधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है और पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। लेकिन प्रश्न है कि शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा है। और पंचमेल खिचड़ी, इसके मामले में ध्यान रहे पंचमेल खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था। और साधुकड़ी भाषा आचार्य शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को कहा था। प्रश्न संख्या 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? मुल्ला दाऊद, उस्मान, मंझन, कुतुबन। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। और कुतुबन की जो रचना है उनकी रचना मृगावती है और मृगावती को प्रथम पुस्तक माना गया है। प्रश्न संख्या 10, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानव विधाता भी हाथ जोड़कर उनके पीछे चलता है। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानव विधाता भी हाथ जोड़कर उनके पीछे चलता है। इसका क्या प्रश्न है? अब इससे संबंधित प्रश्न है, यह कथन किसका है? मतलब ये जो कथन कहा गया आखिर ये कथन किनका है? सूरदास जी के बारे में है, ये तो हम लोग जान गए, लेकिन इस बात को कहने वाले आखिर कौन है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रसाल, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था सूरदास के संबंध में। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो विधाता भी हाथ जोड़कर उनके पीछे चलता है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी के संबंध में कहा था। इसके आगे देखें प्रश्न संख्या 11, शुक्ल जी ने रीतिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की थी? दोस्तों शुक्ल जी ने रीतिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की थी उसके यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। संवत 1050 से 1375 संवत, संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 और संवत 1900 से अब तक। ये संवत को आप हटा देंगे, यहाँ पर संवत नहीं होगा। और इन चारों में जो सही विकल्प है वो है संवत 1700 से 1900 तक। यहाँ नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 12 की जगह पर 13 हो गया है, आप लोग इसे सुधार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 13,
आचार्य शुक्ल ने, मतलब 12 है ये, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों को किन दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों को किन दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है। इसके यहाँ पर विकल्प है कवि और अन्य कवि, सगुण और निर्गुण, दरबारी और स्वतंत्र, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। इसका सही उत्तर क्या होगा कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों को किन दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है? तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों को रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि के श्रेणी में बांटा है। इस चीज को आप लोग पूरा याद रखेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों को किन दो श्रेणियों में बांटा है? तो याद रहे, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। प्रश्न 14, आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण का सिद्धांत किस परिप्रेक्ष्य में दिया था? यहाँ विकल्प है रस मीमांसा, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति। तो आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण का सिद्धांत रस मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में दिया था। रस मीमांसा का ही ये भाग है साधारणीकरण, और उसी के अंतर्गत उन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था, रस मीमांसा के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 15, मिश्र बंधु विनोद के लेखकों को शुक्ल जी ने अपने इतिहास में क्या कहकर पुकारा है? दोस्तों, हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास रचना करने में शुक्ल जी ने सबसे अधिक मिश्र बंधु विनोद की सबसे ज्यादा सहायता ली थी। तो मिश्र बंधु विनोद ये ग्रंथ का नाम है, उसकी सबसे ज्यादा सहायता ली, और इसमें कम से कम 5000 कवियों का पूरा वृतांत है। तो मिश्र बंधु विनोद की रचना करने वाले मिश्र बंधु थे, और उन लेखकों को, मतलब मिश्र बंधु विनोद की रचना करने वाले जो लेखक हैं, उनको शुक्ल जी ने अपने इतिहास में क्या कहा है? क्या उनको महाकवि कहा है, परिश्रमी संकलन कर्ता कहा है, इतिहासकार कहा है, भाषा वैज्ञानिक कहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है परिश्रमी संकलन कर्ता। परिश्रमी संकलन कर्ता कहा है। प्रश्न संख्या 16, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, साकेत, प्रिय प्रवास। तो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो ये शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और उसके जो रचयिता है चंदवरदाई, उनको उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि चंदवरदाई। प्रश्न संख्या 17, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नामकरण के लिए कितने प्रामाणिक ग्रंथों को आधार बनाया? शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नामकरण के लिए कुछ पुस्तकों को सुझाया था, कुछ ग्रंथों को सुझाया था। इसमें देखिए केवल वीरता से संबंधित वर्णन है, इसलिए मैं इस काल का नाम वीर गाथा काल उचित मानता हूँ, ऐसा शुक्ल जी ने कहा। उन्होंने कितने ग्रंथ को आधार बनाया था? 8, 10, 12, 15। तो ये इसका यहाँ पर जवाब होगा 12। तो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के नामकरण के लिए 12 प्रामाणिक ग्रंथों को आधार बनाया था। इसके आगे 18 नंबर, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संबंध में है? दोस्तों, एक ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, महाकाव्य है, बहुत तारीफ सुनी जाती है उसकी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनको पूरी तरीके से गलत, एकदम जाली ग्रंथ साबित कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाषा की कसौटी पर यदि इसे कसा जाए तो हमें बहुत निराश होना पड़ता है, और व्याकरण आदि की भी उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ये कथन आखिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के संबंध में कहा था? ऑप्शन है यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के संबंध में आचार्य शुक्ल ने यह बात कही थी। प्रश्न संख्या 19, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।
उक्त कथन किस आचार्य का है? तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये बात सबसे अधिक कहने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बात कही है। तो क्या कहा है उन्होंने? इस चीज को बार बार बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वो कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये कथन किस आचार्य का है? विकल्प है यहाँ पर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य कृष्ण शंकर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। मैं तो यहाँ पर इस टीचर को अपने साथ, मैं तो यहाँ पर ये आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये कथन कहा है, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस कोटेशन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस दशा को किस प्रकार व्यक्त किया है। तो ये आप लोगों को बार बार पढ़ने की जरूरत है, बार बार इस चीज को देखने की जरूरत है। इसके आगे देखें, प्रश्न संख्या 20। प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किनका है? उक्त कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। ये प्रेमचंद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बार बार ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने उन सभी प्रश्नों का संकलन करके इस वीडियो में मैं आपको दी हूँ। आगे भी मैं आपको बहुत सारे विषयों से संबंधित, बहुत सारे लेखकों, बहुत सारे कवियों से संबंधित मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कई तरह के डिटेल्स में सब्जेक्टिव वीडियो भी बनाकर दूंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कमेंट के रूप में फीडबैक भी दें, और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली वीडियो में।